हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर दो तरीके के होते हैं, या तो वो प्लांट होगा लिविंग, या फिर एनिमल होगा। तो प्लांट और एनिमल होते हैं वो जो उनके ऊपर कोई भी एक्शन होता है उसका वो रिएक्शन देते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को वो कंट्रोल कर सकते हैं और बॉडी के अंदर उनके कोऑर्डिनेशन होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा बोलूं तो इसको कैसे बोलेंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, मतलब कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं किस पे? चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड देम। उनके आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो बदलेगा, उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और उस रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? जो चेंज इन एनवायरनमेंट विच इज ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, उस चेंज को इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक वर्ड से बोला जाएगा। उस वर्ड का नाम होगा स्टूमुली। ओके, स्टूमुली का मतलब होता है, इसको ये है एक आपका स्टूमुली वर्ड का मतलब बाहर की कोई भी एनवायरनमेंट का चेंज। वो हो सकता है हीट, गर्मी, या फिर लाइट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ये इन सबको स्टिमुलीज बोलते हैं। जैसे आपके बॉडी पे अगर मैं पेन को चुभाऊं तो पेन का चुभना क्या है? एक स्टिमुलस है या फिर स्टिमुली है। स्टिमुलस इज अ सिंगुलर। ओके, स्टिमुली का सिंगुलर अगर फॉर्म देखो तो स्टिमुलस बोलूंगा मैं बार बार, तो आपको समझ जाना है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो लाइट का, हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से, जैसे आप अचानक किसी गर्म इलाके में जाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है, तो आप इसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड करते हो, आपको कोई भी चीज महसूस होना, ये आपकी बॉडी करती है। अब ये बॉडी आपकी जो भी करती है और प्लांट की भी करती है, मतलब प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं और एनिमल भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो पहले हम प्लांट के पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझ लेते हैं कि ये कैसे करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, उसके बाद एनिमल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट वी शुड गो विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? देखिए, बॉडी के ऊपर किसी चीज का महसूस होना हम सबको पता है किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम। ओके, जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी वजह से हम बॉडी की कोई भी चीज महसूस कर पाते हैं। लेकिन प्लांट के ऊपर तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है। प्लांट को अगर काटोगे तो क्या उनको दर्द महसूस होता है? नहीं होता। लेकिन अगर हमें काटा जाए तो हमें होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है किसकी? न्यूरॉन्स की, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। द प्लांट्स डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज नहीं होते हैं। लाइक द एनिमल के अंदर होता है, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स, लेकिन फिर भी वो चीजों को सेंस कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर, या फिर बोलो प्लांट के अंदर, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। कितने? 5 तरीके के प्लांट हार्मोन हो गए। इन 5 तरीके के प्लांट हार्मोन को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक आप याद रखो ये वाला वर्ड, अकेज। CAGE, अकेज। इस अकेज का मतलब है कि ए से A फॉर ऑक्सिन, C फॉर साइटोकिनिन, और फिर A फॉर एब्सिसिक एसिड, G फॉर जिब्रेलिन, E फॉर इथाइलिन। दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। ये सारे के सारे प्लांट्स के हार्मोन हैं। और ये इनका एक एक का काम क्या होता है, हम एक एक के फंक्शन के बारे में डिटेल में देखेंगे कि ऑक्सिन का क्या काम होता है, साइटोकिनिन का क्या काम होता है, एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है, जिब्रेलिन का क्या काम होता है, इथाइलिन का क्या काम होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू गो विथ ऑक्सिन। देखिए, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ मिलता है? ऑक्सिन हार्मोन मिलता है प्लांट के एपिकल मतलब चोटी, जहां पे नए सेल्स मिलते हैं ना, वहां पे। तो पहला तो काम हो ही गया कि सेल्स को एनलार्ज करने का काम करता है, सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। ये चोटी पे मिलेगा तो नई सेल हुएंगी तो सेल्स को बढ़ाएगा, और सेल्स को डिफरेंशिएशन करने में। अब सेल्स का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? सेल्स डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक प्लांट के अंदर हर जगह, मतलब रूट में भी, उसके शूट में भी, उसके लीफ में भी, हर जगह सेल्स आएंगी, लेकिन हर सेल अलग तरीके की हो जाएगी कुछ टाइम के बाद में। तो वो अलग तरीके की होने के लिए, जो करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सिन। तो सेल डिफरेंशिएशन करने का काम करता है। तीसरा जो काम करता है, फ्रूट की ग्रोथ, मतलब फ्रूट भी तो सेल से मिलके बने होते हैं ना, टिश्यू होता है ना, तो वो भी ग्रोथ करने का काम ऑक्सिन का होता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि प्लांट, आपको ने देखा होगा प्लांट सन की तरफ मूव करता है। तो सन की तरफ जो मूव करना होता है वो किसके लिए, किससे रिस्पॉन्सिबल है? वो ऑक्सिन की वजह से हो पाता है। तो कंट्रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है, मतलब लाइट की तरफ मुड़ जाना, लाइट से दूर मुड़ जाना, क्यों होता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो आप, ये सब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। जब सनलाइट इस पे आती है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सनलाइट से दूर भागते हैं,
जैसे ही वो सनलाइट से दूर भागेंगे तो जिस डायरेक्शन में वो भागे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेल का एलोंगेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये उस तरफ मुड़ने लग जाता है। तो ये समझ आया कि ऑक्सिन 4 काम करता है, सेल का एनलार्जमेंट करता है, डिफरेंशिएशन करता है, फ्रूट की ग्रोथ करता है, कंट्रोल इन द रिस्पॉन्स लाइट एंड ग्रेविटी। ये 4 इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सिन के। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन होता है आपका साइटोकिनिन। साइटोकिनिन जो हार्मोन होता है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है सेल का डिवीजन। मतलब एक सेल से दूसरी सेल, तीसरी सेल, जो नई सेल आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साइटोकिनिन की होती है। उसके बाद ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेंसी ऑफ सीड? डोमेंसी का मतलब होता है कि जो बीज होता है ना, उस सीड में से नया, आपने देखा होगा अगर चने को ज़्यादा पानी में रख देते हैं या फिर किसी नए बीज को आपने गाड़ के निकाला हो तो ऐसा एक छोटा सा हिस्सा निकल के आता है। ये प्लांट का ना इनिशियल पार्ट होता है। तो सीड का ब्रेक होके नए छोटे से पौधे में निकलना, इसको बोलते हैं डोमेंसी। तो जो ये नए पौधे में मतलब बीज से पौधे निकलने की, प्लांट के निकलने की जो प्रोसेस होती है इसको डोमेंसी बोलते हैं। और ये जो होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द साइटोकिनिन, साइटोकिनिन की वजह से। और उसके बाद स्टोमेटा का ओपन होना। स्टोमेटा ओपन होना मतलब आपको पता है लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। स्टोमेटा आप ये देख रहे हो, ये ओपन स्टोमेटा है। और ये ओपन होता किसकी वजह से है? ये जो स्टोमेटा है वो होता है साइटोकिनिन की वजह से ओपन होता है। फ्रूट का ग्रो होना, फ्रूट जो होते हैं, फल जो होते हैं, उनका ग्रो होना, ये भी साइटोकिनिन की वजह से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट काम आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में स्टोमेटा और डोमेंसी इज इम्पोर्टेंट, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हैं ही, मतलब ये तो आपको एसेंशियल है याद करना साइटोकिनिन के लिए। और उसके बाद तीसरे की बात करूँ, एब्सिसिक एसिड। तो बेटा एब्सिसिक एसिड जो होगा वो डोमेंसी को रोकेगा, मतलब कि बीज टूटे ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ऊपर वाला तो क्या कर रहा था, साइटोकिनिन तोड़ रहा था बीज को, पेड़ निकालना था, लेकिन जो बिना काम के जो सीड होगा वो टूटे ना, उसकी कवरिंग बनी रहे, उसको रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करेगा, अपोज करेगा डोमेंसी ऑफ सीड को, ठीक है। और जो ओपन कर रहा था साइटोकिनिन, ये करेगा बंद, स्टोमेटा को बंद करने का काम होता है किसका? आपके एब्सिसिक एसिड का। प्रमोट करेगा, देखो जो पतझड़ आता है ना, पत्ते झड़ जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? प्लांट के अंदर पत्तों का अपने आप झड़ जाना एब्सिसिक एसिड की वजह से। प्रमोट द फॉलिंग लीव्स। उसके बाद इट ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स और फ्लावर का पेड़ से टूट के गिर जाना, ये भी एब्सिसिक एसिड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट 4 काम, सबके 4 काम आपको एटलीस्ट याद रखना है। उसके बाद आता है आपका जिब्रेलिन। देखो जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है ना, वो ऑक्सिन की प्रेजेंस में काम करता है। ऑक्सिन पहला वाला याद है ना आपको, पहला वाला। तो ये भी सेल डिवीजन करता है लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ओके। फ्रूट को ग्रो करता है ऑक्सिन के साथ मिलके। शूट, अब देखो शूट का मतलब क्या होता है? प्लांट 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर। जो जमीन के नीचे वाला होता है उसको रूट बोलते हैं, ऊपर वाला शूट। तो शूट के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जिब्रेलिन, ठीक है। उसके बाद आता है इथाइलिन। इथाइलिन ना एक आपके हार्मोन आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा याद रहे कि इथाइलिन होता क्या है। इथाइलिन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, मतलब कि जो आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर जो स्मेल आती है, फ्रूट के अंदर जो स्मेल आती है, ऑरेंज के अंदर एक अलग तरीके की स्मेल, एप्पल के अंदर अलग तरीके की स्मेल, वो इथाइलिन की वजह से आती है। तो बेसिकली ये स्मेल का काम जितना भी होता है प्लांट के अंदर वो इथाइलिन आपका करता है। तो आपको याद होगा। दूसरा ये आपका जियोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रूट का। जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी की तरफ, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी की तरफ बढ़ना, रूट का नीचे की तरफ बढ़ना, वो भी इथाइलिन की वजह से हो पाता है। तो बेसिक आपको याद रखना स्मेल। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गया प्लांट्स के हार्मोन। अब आपको पता है कि जो हम लोग हैं, इंसान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं मूव कर सकते। दे आर नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकते। अगर कोई भी प्लांट मूव नहीं कर सकता तो कभी क्या आपने किसी भी प्लांट को मूव करते हुए देखा है? तो आप बोलोगे नहीं देखा है, लेकिन मैं बोलूँगा देखा होगा। कैसे देखा होगा? आपने वो देखी है क्लाइंबर, मतलब बेल, है ना। मनी प्लांट का तो देखा ही होगा पेड़ यार, है ना। तो मनी प्लांट को अगर कोई भी एक सहारा मिलता है तो वो उसके लिपट के ऊपर की तरफ चलने लग जाती है। तो ये मूवमेंट नहीं तो क्या है? दूसरा आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने एक इंडोर प्लांट लगाया हुआ है और सनलाइट आ रही है अगर आपकी विंडो से, तो वो जो इंडोर प्लांट है वो सनलाइट की तरफ मुड़ने लग जाता है ना। और भी बहुत सारे मूवमेंट देखे होंगे, मतलब चलते नहीं है लेकिन इनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ के अंदर ही एक मूवमेंट आने लग जाती है। तो जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है वो दो तरीके में बांटी गई है मेजरली। पहली होती है, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, मतलब कि एक्सटर्नल चेंज की वजह से, द प्लांट मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलीज, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलीज की वजह से कोई भी प्लांट मुड़े। अब
दो तरीके से मुड़ सकता है, एक तो डायरेक्शन में कि कहीं से भी स्टिमुली आ रही है उस स्टिमुली की डायरेक्शन में मुड़े, और एक डायरेक्शन में ना मुड़े। जो स्टिमुली की डायरेक्शन में मुड़े उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। ओके, जब स्टिमुली की डायरेक्शन में मुड़े उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म, और जब स्टिमुली की डायरेक्शन में ना मुड़े उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। मतलब डायरेक्शन नहीं पता हो, मूव तो करे, मोशन तो करे प्लांट, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता हो। तो डायरेक्शन की जब मालूम नहीं हो डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम नेस्टिक मूवमेंट। जब डायरेक्शन में मुड़े तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो सबसे पहले ट्रॉपिज्म समझ लेते हैं। अ ग्रोथ मूवमेंट मतलब जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है तो मूव करना, इधर या फिर इधर, किधर भी, ठीक है। एक प्लांट का ग्रोथ करते हुए मूव करना। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट, किसी प्लांट का या प्लांट के पार्ट का, इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बाहर से कोई भी एक स्टिमुलस मिल रहा है उसकी डायरेक्शन में मुड़ जाना, उसकी डायरेक्शन में मूव कर जाना। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द ट्रॉपिज्म, तो उसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, 5 तरीके के ट्रॉपिज्म होते हैं। पहला लाइट की वजह से मूव करना, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा ग्रेविटी की वजह से मूव करना, इसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। केमिकल की वजह से केमोट्रॉपिज्म, पानी की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म, और टच करने की वजह से कोई भी चीज को टच करके अगर वो मूव करे उस डायरेक्शन में उसको थिग्मोट्रॉपिज्म। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द लाइट, तो हम इमेज से देख लेते हैं लाइट ट्रॉपिज्म। देखो ये पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म, सनलाइट की तरफ, आपने देखा होगा सनफ्लावर सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है तो इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी की तरफ मुड़े उसको बोलते हैं, देखो ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म भी 2 तरीके के होते हैं। अगर ये मैंने अगर किसी भी एक गमले को अगर ऐसा रख दिया और उसके रूट नीचे जा रहे हैं लेकिन शूट जा रहा है ऊपर, तो ये होगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। और अगर पॉजिटिव होगा उसका मतलब है कि ये उस ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाए उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और उस डायरेक्शन में जाए तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद होता है केमोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से। अब देखो केमिकल की वजह से मोशन, मैं इसको छोड़ो, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट उगा हुआ है इस तरीके से और उसकी रूट्स कुछ इस तरीके से आई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आगे यहाँ पे अगर डग करके खोद के यहाँ पे अगर फर्टिलाइजर डालूं तो रूट तो फर्टिलाइजर मांगेगा, चाहेगा। और जब फर्टिलाइजर्स की तरफ रूट अपने आप को बढ़ाने लग जाए तो जो ये मोशन हुआ है ना रूट का, इसको ही बोलते हैं केमिकल की वजह से ही तो आया है। फर्टिलाइजर एक केमिकल है, केमिकल की वजह से रूट्स का मुड़ जाना, तो इसको बोलते हैं केमोट्रॉपिज्म। उसके बाद हाइड्रो, पानी की वजह से, जैसे केमिकल के लिए मुड़ा वैसे ही देखो सीधा था लेकिन पानी यहाँ पे आया, पानी आया तो वो पानी की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस मोशन को, इस मूवमेंट को बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म मतलब डायरेक्शन में किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुली, यहाँ पे स्टिमुली पानी था, यहाँ पे केमिकल था, ऊपर ग्रेविटी था, उसकी डायरेक्शन में मुड़ जाना। ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके ट्रॉपिज्म होंगे। और देखो थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब आपने बेल देखी होगी, है ना, बेल जो होती है वो उगती है लेकिन अगर आप उसको सहारा दे दो तो वो उसी सहारे के ऊपर 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 जाने लग जाती है। जैसे आपने यहाँ पे डंडा लगाया, उस डंडे के ऊपर जाने लग जाएगी। तो इस तरीके से इसको बोलेंगे टच करके ऊपर जाना या थिग्मोट्रॉपिज्म। अब यार ये तो हो गया उसकी डायरेक्शन में जाना। अब दूसरा होता है मूवमेंट प्लांट के अंदर जिसमें डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं होता। बाहर से कोई एक्सटर्नल रिस्पॉन्ड आता है, एक्सटर्नल आप कोई भी स्टिमुली देते हो, लेकिन जो रिस्पॉन्ड होता है आपके प्लांट का वो उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना ना हो, है ना, डायरेक्शन लेस रिस्पॉन्ड हो, ऐसे बोल सकते हो नेस्टिक मूवमेंट। देखो डायरेक्शन का जब लेना देना ना हो उसको नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। बस इतना सा फर्क होता है नेस्टिक में और ट्रॉपिज्म में। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड, मतलब कि डिटरमाइंड नहीं हो क्या डायरेक्शन, बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली इज कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट। आपने जैसे टच मी नॉट देखा होगा, चुई मुई का पेड़, उसको जैसे टच करते हैं तो उसके जो पत्तों में इकट्ठा पानी है वो निकल जाता है और अपने आप को वो श्रिंक कर लेता है, थोड़ी देर बाद में पानी वापस आता है और वापस खिल जाता है। तो इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी मूवमेंट, मतलब टच करने पे बिना डायरेक्शन बताए मुड़ जाना या श्रिंक हो जाना। दूसरा होता है फोटोनेस्टी मूवमेंट। फोटोनेस्टी मतलब आपने देखा होगा सुबह सुबह जब लाइट पड़ती है तो फ्लावर खिलने लग जाते हैं, तो ये भी एक मूवमेंट है। तो इसको बोलते हैं फोटो की वजह से बिना डायरेक्शन में मूवमेंट होना, तो फोटोनेस्टिक मूवमेंट। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद चलते हैं ये एनिमल्स, हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। हमारे अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना
वो दो तरीके से होता है। हम चीज़ों को देखो सेंस भी कर पाते हैं और हमारे अंदर हॉर्मोन्स भी होते हैं। तो पहले हम वो सेंस वाला गेम समझ लेते हैं। तो हम सेंस कर पाते हैं किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एक जाल फैला हुआ है स्किन के नीचे। किसका जाल? इसका जाल, न्यूरॉन का जाल, ठीक है। न्यूरॉन फैला हुआ पूरी बॉडी में। और दो तरीके के हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल पहले देखते हैं। पेरिफेरल में ही होता है आपका जो जाल फैला होता है वो पूरी बॉडी में फैला होता है। उस सबको मैनेज करने के लिए सेंटर में दो चीज़ें बैठी होती है, आपका दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। जो मैसेज होता है, मान लो आपकी मिडिल फिंगर में कोई चीज़ चुबाई मैंने, तो वो पहले जो मैसेज होगा वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और उसके बाद में कहाँ जाएगा? आपके दिमाग तक जाएगा। और दिमाग फिर बोलेगा कि हाथ हटाओ, तो आप हाथ हटाओगे। तो जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड वो तो उनको बोलते हैं बीच का, मतलब सेंट्रल नर्वस पार्ट। और जो पूरे बॉडी में आपके जो न्यूरॉन्स फैले हुए हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहले हम पेरिफेरल को देखते हैं, इसको देख लेते हैं न्यूरॉन को। तो एग्जाम में आ जाता है और कि न्यूरॉन क्या बनाई और न्यूरॉन का फंक्शन समझाए, वर्किंग। तो न्यूरॉन ऐसे नहीं बनाना आपको, न्यूरॉन जो एग्जाम में बनाना है वो ऐसे बनाना है। 4-5 सर्कल एक साथ इकट्ठे करके बना देना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। उसके बाद ऐसे, 1 मिनट, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे खींच जाना, ठीक है। दिस इज एक्सॉन। और इसके पीछे होते हैं आपके डेंड्राइट्स, ओके। और यहां भी होते हैं डेंड्राइट्स। ये होता है आपका न्यूक्लियस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है। और ये होता है आपका, देखो क्या क्या मैं समझाता हूं आपको। ये होता है आपका न्यूक्लियस। ये एक दूसरे से बहुत सारे जुड़े होते हैं, मतलब ये जो होता है ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ओके। और ये जो डेंड्राइट्स है वो ये भी डेंड्राइट्स है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो डेंड्राइट्स। अभी जो इसके आगे भी ऐसा न्यूरॉन होगा, इसके पीछे भी ऐसा न्यूरॉन, पूरा जाला फैला हुआ है। हम एक के बारे में देखते हैं। क्या होता है, जैसे कोई भी मैसेज होता है वो किस फॉर्म में इसके अंदर आता है? वो इस डेंड्राइट्स के अंदर आता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल की फॉर्म में। इलेक्ट्रोकेमिकल याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है किस फॉर्म में मैसेज आता है? इलेक्ट्रोकेमिकल। वो जाएगा यहां से, फिर आपके सेल बॉडी के अंदर होते हुए ये जो पार्ट देख रहे हो आप लंबा सा, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसमें होते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल जाएगा आपके दूसरे डेंड्राइट्स पे, और डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। और दूसरे न्यूरॉन में जब जाएगा तो एक चीज होती है जिसको वो क्रॉस करेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइनेप। इसको इस हिस्से को बोलते हैं साइनेप। दिस पार्ट इज नोन एज साइनेप, ठीक है। इस तरीके से वो मूव करता हुआ जाएगा और फिर दूसरे में जाएगा। तो ये ऐसे बनाना आपको एग्जाम में। और मैं अगर आप इसकी रियल इमेज देखूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। डेंड्राइट, सेल बॉडी और नोड्स ऑफ रेनिवेयर। ये नोड्स ऑफ रेनिवेयर क्यों होती है? क्योंकि ये एक्सॉन होता है, उस पर जंप करते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मूव जल्दी जल्दी कर पाते हैं। तो एक्सॉन समझ आया, इससे मैसेज जाएगा और दूसरे तक जाएगा। अब अगर मैं जूम करके देखूं तो इट विल लुक लाइक दिस, कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। जो मैसेज आया वो आके इनमें इकट्ठा होगा, इकट्ठा होके दूसरे डेंड्राइट्स के अंदर चला जाएगा, फिर वो तीसरे के अंदर चला जाएगा। ऐसे ये मोशन होता रहेगा कंटिन्यूअसली। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। ये होता है आपका फंक्शन, है ना। अब नेक्स्ट देखो, आपको कोई भी चीज फील होती है, और जब चीज आपके ना बॉडी के अंदर दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। अब इसको समझना ना बहुत आसान होता है। सेंसरी मतलब ऐसा न्यूरॉन जो चीजों को सेंस करे, और मोटर न्यूरॉन का मतलब ऐसा न्यूरॉन जो चीजों को सेंस करने के बाद में एक्शन ले। जैसे आपको हाथ पे लगी, मतलब आपके हाथ पे पेन चुभाया किसी ने, और जो आपके हाथ के पेन का चुभना आपको पता चला, वो चला सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। मैसेज का स्पाइनल कोड तक ले जाने वाली जो न्यूरॉन होती है वो होती है आपकी सेंसरी न्यूरॉन। याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड है, ये आपकी स्पाइनल कोड है ये। और स्पाइनल कोड तक ले जाने के बाद में ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन बोलेगा हटाओ, तो फिर वो हटाने के लिए दूसरे न्यूरॉन के पास में मैसेज भेजेगा। वो जो मैसेज भेजेगा, जो मतलब मैसेज का आना, जिससे आप रिएक्शन करोगे, हाथ को हटाओगे, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मोटर न्यूरॉन क्या होता है। मोटर न्यूरॉन का मतलब जो रिएक्शन करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी वजह से आप चीजों को रिएक्शन दे पाते हो, जिसकी वजह से आप एक्शन ले पाते हो, वो न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन बोली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज,
सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन। सीधा 3 चीज याद रखनी है, ज्यादा चीजें की जरूरत नहीं। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। और ये जो आता है वो कहाँ आता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड पे। अब चलते हैं बॉस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 चीज होती है, 2 चीज होती है मेन तो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले ब्रेन को देखते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे। ब्रेन जो होता है आपके बॉडी का बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला फोर ब्रेन मतलब आगे का माथा, मिड ब्रेन मतलब बीच का, हिंड ब्रेन मतलब पीछे का। अब इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले फोर ब्रेन को समझेंगे, फिर मिड ब्रेन को समझेंगे, उनका फंक्शन समझेंगे, फिर हिंड ब्रेन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। इसका काम क्या होता है? देखो, फोर ब्रेन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही बताऊंगा मैं आपको, और वही आपको एग्जाम में लिखनी है। फोर ब्रेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सेरिब्रम। और इसका काम क्या होता है? मेन थिंकिंग पार्ट होता है ये। लर्निंग का काम होता है, रीजनिंग एबिलिटीज यहाँ से, इंटेलिजेंस यहाँ से आती है, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी, ये काम होता है आपका फोर ब्रेन का। थॉट्स जो होते हैं, सेंसेशन जो होती है, एक्शन होना, मूवमेंट होना, और आपका कंट्रोल बाय द ये सब चीजें कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? फोर ब्रेन के द्वारा। तो आपको याद रखना है। और जितने भी वॉलेंट्री एक्शन मतलब किसी को पंच मारना, वो सब आप फोर ब्रेन से करते हो। मतलब साइकिल में आप जो पैडल मारते हो वो भी आप फोर ब्रेन से करते हो। कोई भी एक ऐसा एक्शन जो आप जानबूझ के करते हो वो फोर ब्रेन से करते हो। तो ये सब चीजें फोर ब्रेन के अंदर होता है। सेरिब्रम करता है ये सारी चीजें, याद रखनी है ये सारी चीजें। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये 100% है आपके लिए, ठीक है। इनसे बिल्कुल भी कम नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं आपके मिड ब्रेन पे। अब मिड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है द रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक। ओके, अब देखो क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है? जितने भी रिफ्लेक्स मोशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मतलब कि आपके हेड, नेक, ट्रंक एंड रेस्पेंस, मतलब कि इन सब के जितने भी आपके रिफ्लेक्स मोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन करता है। ओके, और हिंड ब्रेन क्या करता है? पीछे का जो सर है हमारा, उसके अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होती है? पॉन होता है, ठीक है, पोन्स बोलते हैं उनको। सेरिबेलम होता है, ओके, और मेडुला होता है। ये तीनों काम। तो पोन्स कंट्रोल द रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन 2 बार लिख दिया, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम जो होता है वो हेल्प मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंसिंग द बॉडी। ओके, वॉकिंग करना, डांसिंग करना, वो राइडिंग करना, पिकिंग करना, पेंसिल को उठाना, इसके लिए कौन? सेरिबेलम काम में आता है। मेडुला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। कंट्रोल करता है किसका? दिल के धड़कने को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं ना, जैसे कि जिसपे हमारे कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप आंख का फटकना, ये सारी चीजें किससे? हिंड ब्रेन से होती है। और हिंड ब्रेन के किस पार्ट से? मेडुला से। तो आपको ये याद रखना है। मिड ब्रेन अगर नहीं समझ आए दोबारा समझा देता हूँ। मिड ब्रेन के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, जैसे कि हेड का, आपके नेक का, ट्रंक का, ये सब चीजें आपके विजुअल मतलब चीजों को देख के समझना, वो सब मिड ब्रेन से होते हैं। आपको ये याद रखना है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। उसके बाद चलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन समझ आया, मेडुला से होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, देखो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ की हड्डी टच करके आप फील कर सकते हो। इसके अंदर एक लंबी सी ना, स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। द स्पाइनल कॉर्ड बिगिन टू, मेडुला से स्टार्ट होती है और आपके नीचे तक जाती है। आपने देखा होगा जहां तक आप टच कर सकते हो रीढ़ की हड्डी को, वहां तक आप टच करके पता कर सकते हो कि कहां तक जाती है। आप टच करो अभी तो आपको पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी कहां तक है। और जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल पाइप जैसा होता है जो कि मैसेजेस को दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। और जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पैक होता है 31 पेयर ऑफ नर्वस राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। 31 पेयर्स होते हैं जो इससे कनेक्ट रहते हैं। 31 पेयर्स होते हैं नर्वस राइज के। दिस ऑल्सो सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड द मैग्नीज। ओके, और ये पूरा का वर्टिबल मतलब रीढ़ की हड्डी आपने देखी होगी, इसके ऊपर जो हड्डियां होती हैं स्पाइनल कॉर्ड जिससे कवर होते हैं जिन हड्डियों से, उन हड्डियों को बोलते हैं एक साथ वर्टिबल कॉलम, है ना, वर्टिबल कॉलम। ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं
एंडोक्राइन सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी के अंदर भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक एक हार्मोन को हम देखते हैं। अगर मैं एक साथ बताऊं तो कौन कौन सा हार्मोन होगा? ऊपर से चलते हैं, हाइपोथैलेमस, उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके बाद में आपका थायराइड होता है, फिर थाइमस होता है, एड्रेनलिन होता है, पैनक्रियाज होता है, ओवरीज होता है, टेस्टिस होता है। एक एक को देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। इनको इंपॉर्टेंट 3 चीजों पे बांटेंगे हम। लोकेशन कहाँ होते हैं, वर्क काम क्या करते हैं, और कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। बस 3 चीजें याद रखनी है आपको। हाइपोथैलेमस दिमाग में होता है, काम क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सिक्रेशन होती है उसको कंट्रोल करता है, बस इतना याद रखना है। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? दिमाग में, मतलब दिमाग के जस्ट नीचे होता है। काम क्या होता है? कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब जो आपकी लेंथ, लंबाई बढ़ने का काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। और दूसरा काम क्या है? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितनी भी ग्लैंड है आपकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर से जो सिक्रेशन होगी उसको कंट्रोल करने का काम भी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। उसके बाद जो तीसरी ग्लैंड आती है उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है? ये आपके विंड पाइप पे होती है, विंड पाइप पे होती है थायराइड ग्लैंड। और काम क्या होती है? ये थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है। नेम ऑफ थायरोक्सिन, ओके, नाम याद रखना है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या बीमारी है? मेटाबॉलिज्म का मतलब आपकी बॉडी कितने अच्छे से चीजों को एब्जॉर्ब कर पाती है, पचा पाती है, उनको काम करती है। अगर आपको थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनता है और आपको जो बीमारी होगी वो, उस बीमारी का नाम होगा गॉइटर। ओके, गॉइटर कैसा दिखता है? गॉइटर होता है कुछ इस तरीके से, आपके गले में एक सूजन आ जाएगा, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो थायराइड ग्लैंड समझ आया। उसके बाद में चौथी ग्लैंड आती है जिसको बोलते हैं क्या? पैरा, नाम से ही पता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर ही 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स धसे होते हैं। वो छोटे छोटे ग्लैंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ये पूरा का पूरा क्या है? ये अपने आप में क्या है? थायराइड ग्लैंड है। इसमें छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं, इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। अगर ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं तो इनका काम क्या होगा? इनका बेसिकली इनका लोकेशन क्या होता है? इनका जो लोकेशन होता है वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ओके, और इनके अंदर से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है पैराथॉर्मोन। याद रखना है, पैराथो हार्मोन बोल सकते हो या पैराथो हार्मोन। फंक्शन क्या करता है? ये रेगुलेट करता है किसको? कैल्शियम को और फोस्फेट के लेवल को। आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फोस्फेट का लेवल है वो ज्यादा ना हो, कम ना हो, उसको देखने का काम करता है ये। याद रखना आपको, पैराथायरॉयड। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है आपकी थाइमस ग्लैंड। देखो, जो थाइमस ग्लैंड है वो कहाँ होती है? वो आपके लोअर पार्ट ऑफ नेक के नीचे और चेस्ट के ऊपर यहाँ पे होती है, ठीक है, याद रखना है। लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट होती है। इसके अंदर से निकलने वाले हार्मोन का नाम होता है थाइमस हार्मोन। काम क्या करता है? ये आपके डेवलपमेंट की स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है थाइमस ग्लैंड। ओके, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम का मतलब कि आप बाहर से आने वाले जितने भी रोग हैं, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है, उनसे लड़ पाए आपकी बॉडी, उसको मजबूत करता है ये। अब जो छठी जो ग्लैंड आएगी वो आएगी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ होती है? आपका जो डाइजेस्टिव कैनाल है ना उसके नीचे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यहाँ से जो स्टमक है उसके नीचे होता है जस्ट, और इसके अंदर से देखो लोकेशन होगी जस्ट बिलो द स्टमक ऑफ बॉडी। याद रखना है आपको। और नेम ऑफ हार्मोन, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालता है। काम क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है आपका इंसुलिन। ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जिस आदमी के को शुगर की प्रॉब्लम होती है उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि उनका ब्लड का शुगर का लेवल कंट्रोल रहे। तो पैनक्रियाज का काम समझ आया। नेक्स्ट है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। ये कहाँ होता है? इसका लोकेशन देखना है, किडनी के ऊपर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज में, किडनी के ऊपर होता है। नेम कौन से नाम का हार्मोन ये रिलीज करता है? एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। क्या काम करता है? ये रेगुलेट करता है आपके हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, और आपके कार्बोहाइड्रेट के पचाने को, मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का मतलब यही हुआ ना कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम ये करता है एड्रेनलिन ग्लैंड। उसके बाद में और नीचे चलते हैं हमारी बॉडी में, जो कि होता है टेस्टिस एंड ओवरीज। जो टेस्टिस होता है वो भी एक तरीके की ग्लैंड होती है। कहाँ होती है? आपके मैन के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पे आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या बनाते हैं? मेक द मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन बनाती है, जो कि क्या काम आता है? जो मेनली नेचर जो होता है, मतलब एक आदमी का जो
नेचर होता है ना, वो सारे के सारे नेचर आपके इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और फीमेल का एक हार्मोन होता है जो कि कहाँ होता है, उनके सेक्स हार्मोन सेक्स ऑर्गन पे होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज में, ओवरीज कहाँ होती है, आपके सेक्स ऑर्गन्स के यहाँ होती है। ये भी क्या प्रोड्यूस करती है, दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक ऑस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये देखो, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काम क्या करते हैं, जैसे कि मेल के अंदर मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डेवलप करने का टेस्टोस्टेरोन काम करता है, वैसे ही ऑजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरॉन आपके फीमेल की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डेवलप करने का काम ओवरीज के अंदर से निकलने वाला ऑजेस्ट्रोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। तो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर जिनको इसकी ज़रूरत है। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको हर तरीके की जो भी हेल्प हो सकेगी मेरी तरफ से वो आपको दूंगा। और अगर सच में अगर लाइक करना है तो करो यार, है ना। थैंक यू।